हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हैं। राजस्थान जीके का हम अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान जीके में हमने पहला टॉपिक किया राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, मतलब राजस्थान को भौगोलिक रूप से किस प्रकार से विभाजित किया गया है उसके बारे में हमने चर्चा की थी सामान्य, और पूरा वर्गीकरण देखा था हमने। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पूरा वर्गीकरण हमने देखा। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, वो पूरा समझ लिया होगा, पूरा लेक्चर आपने तैयार कर लिया होगा। तो उसके बाद ही आपको ये आज का लेक्चर, आज का पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, पहले वो पूरा देखना आप। जो उसमें हमने पहला पोर्शन लिया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी आज हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपना हेडिंग है, इसकी आज हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने वर्गीकरण देख लिया होगा। तो जो वर्गीकरण के समय मैंने जो पूरा मैप बनवाया था आपको, वो आप पास में रखिए। एक तो वो साथ में रख के पढ़ेंगे ना तो ये सारा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ एक सामान्य फैक्ट्स मैंने पहले से लिख रखे हैं बोर्ड पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बस आपको याद रखने हैं, सीधे के सीधे इनको याद रखना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, जो पूरा राजस्थान का मैंने आपको बताया उसमें जो पहला पोर्शन था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहले तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का देखिए 61% हिस्सा है। ठीक है, 61.11% ऐसे मिलता है, लेकिन बेसिकली आप याद रखिए बस मोटे तौर पर 61% हिस्सा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। इसमें कुल जिले राजस्थान के कितने कवर होते हैं, तो 12 जिले राजस्थान के इसमें पूरे कवर होते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो मैं अभी आपको सिर्फ इसका मैप बना करके जिलेवार वर्गीकरण समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल होते हैं। लेकिन याद रखिए कुल ज़िले 12, राजस्थान के क्षेत्रफल का हिस्सा 61%, 12 ज़िले। और इन 12 ज़िलों में राजस्थान की ये जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 40%। राजस्थान की जनसंख्या का 40% हिस्सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कवर करता है, 61% राजस्थान के क्षेत्रफल का हिस्सा कवर करता है। और थार के मरुस्थल का, ये देखिए ये समझने वाली बात है कि थार के मरुस्थल का 58% हिस्सा। थार के मरुस्थल से क्या तात्पर्य है, जो राजस्थान वाला जो मरुस्थल है ये वास्तव में थार के मरुस्थल का एक भाग है। पूरा विश्व में जो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में थार का मरुस्थल है मिला करके। भारत में भी सिर्फ राजस्थान में नहीं है, नीचे गुजरात में भी है, ऊपर पंजाब हरियाणा में भी कुछ कुछ हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा राजस्थान में ही है। ठीक है, तो जो पूरा थार का मरुस्थल है, मतलब भारत और पाकिस्तान का कंप्लीट थार का मरुस्थल, उसका राजस्थान में कितना भाग है, तो 58%। पूरे थार के मरुस्थल का 58% राजस्थान में है। भारतीय मरुस्थल का कितना राजस्थान में है, थार के मरुस्थल का अगर भारत और पाकिस्तान के हिसाब से विभाजन करें तो 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है पूरे थार के मरुस्थल का। अब भारत वाले मरुस्थल का राजस्थान में कितना है, तो 60%। ठीक है, ये तीनों फैक्ट, तीनों परसेंटेज ये अलग अलग है। 61% तो वो है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना कवर कर रहा है, 58% थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना है, और 60% भारतीय मरुस्थल का, मतलब राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, उसमें से राजस्थान में कितना है, तो 60% है। अब एक ये अलग फैक्ट हो रहा है, हम अक्सर बात करते हैं, आजकल चर्चा चलती रहती है कि मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, रेगिस्तान मार्च। तो इसमें एक भू उपयोग एटलस होता है, भू उपयोग एटलस। इसके आधार पर यदि वर्तमान समय में मरुस्थलीय प्रसार की बात करें तो ये बताता है कि अभी करंट पोजीशन ये है, राजस्थान के क्षेत्रफल की 67%, 67% हिस्सा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र ने कवर कर रखा है राजस्थान का। ये भू उपयोग एटलस के आधार पर है। तो ये बस फैक्ट है, ये आपको याद रखने। ठीक है, समझ गए सभी। चलिए अब इसका फिर हम वर्गीकरण देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण, सारा वर्गीकरण हमने कल देखा था, वो मैप आप साथ में रख रहे होंगे। उस मैप को साथ में रख के समझिए। अभी मैं जो मैप बनाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का ही होगा। अभी मैं जो मैप बनाऊंगा वो सिर्फ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का होगा, पूरा राजस्थान नहीं बनाऊंगा। ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा है, ये मैप है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। ठीक है, इसके इधर पूरा राजस्थान बाकी है,
मैंने सिर्फ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का बनाया है, उसमें से जो कल पूरा मैप बनवाया था। ये अरावली पर्वतमाला वाली पश्चिमी सीमा है जो 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाली लाइन थी। आपके मैप में जो 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाली लाइन थी ना, वो ये है, और उसके बाद ये इधर वाला पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको हमने डिवाइड किया था सबसे पहले तो 2 भागों में। किस आधार पर? 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया था यहाँ से, ठीक है। 2 भागों में इसको डिवाइड किया था। ये थी 25 सेमी औसत वर्षा रेखा, ये था शुष्कतम मरुस्थल, और ये था अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। अब देखते हैं इसमें राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जो शुष्कतम मरुस्थल है, इसमें एक तो यहाँ पर जैसलमेर हो गया, ये जैसलमेर, ठीक है। ये बीकानेर का भी दक्षिण पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा कवर होगा, तो ये दक्षिण पश्चिम बीकानेर भी शामिल होगा। उसके बाद बाड़मेर का थोड़ा उत्तरी हिस्सा, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी हिस्सा भी आएगा। तो उत्तर पश्चिम बाड़मेर, और जोधपुर का थोड़ा पश्चिमी हिस्सा आएगा, तो पश्चिमी जोधपुर। तो ये इस प्रकार से ज़िले शुष्कतम मरुस्थल में आते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो पहला डिवीजन है शुष्कतम मरुस्थल, उसमें जैसलमेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, ये सारे हिस्से आएंगे। अब अर्धशुष्क मरुस्थल था जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला क्षेत्र, इसको हमने छोटे छोटे डिवीज़न बनाए थे। इसमें 4, सबसे पहला जो था घग्गर नदी वाला, ये घग्गर बेसिन था। घग्गर बेसिन में 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। दूसरा हिस्सा था अपना शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में तीनों शेखावाटी के जिले चूरू, सीकर और झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। 3 जिले थे हमने देखे शेखावाटी क्षेत्र में, जो दूसरा रीजन था अपना। इसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र था नागौरी उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, इसमें अपना क्षेत्र था एक तो नागौरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरावली का भी थोड़ा विस्तार मिलता है, इसलिए ये ऊपर उठा हुआ भाग है, नागौर उच्च भूमि इसको बोलते हैं, और एक बीकानेर। 2 जिले नागौर उच्च भूमि में आ जाएंगे। इसके बाद लूणी नदी वाला क्षेत्र, लूणी बेसिन जो था, इसमें एक तो जालौर, एक पाली, इसके बाद जोधपुर और इधर वाला बाड़मेर, ये सभी जिले लूणी बेसिन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना जिलेवार वर्गीकरण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, कि इसमें इतने इतने जिले आते हैं। शुष्कतम मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले में जैसलमेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, और अर्धशुष्क मरुस्थल में 4 हमने विभाजन बनाए थे, घग्गर बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। इनमें ये जिले कवर होते हैं। ये बस आपको बेसिक याद रखना है, शुरू वाले फैक्ट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए थे, और ये इसका जिलेवार वर्गीकरण है। इस तरीके से ये आपको सारा याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी ने नोट कर लिया होगा। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो अपना मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति में 2 तरीके के इसमें मत मिलते हैं हमें। पहला मत जो मिलता है वो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति सहारा मरुस्थल से हुई है, जो अफ्रीका में महान सहारा मरुस्थल है, उससे इसकी उत्पत्ति मानते हैं कुछ विद्वान। तो सहारा मरुस्थल से इसकी उत्पत्ति, अर्थात आपने फिजिकल ज्योग्राफी में या इंडियन ज्योग्राफी में जब हम हिमालय का निर्माण वगैरह पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा होगा कि जो भारतीय प्लेट है या भारत का जो ये दक्षिणी हिस्सा है,
जो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम बोलते हैं, या भारत का दक्षिणी भारत वाला हिस्सा है, दक्कन वाला, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के समय, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि ये अफ्रीकी प्लेट से जुड़ा हुआ था। अफ्रीकन प्लेट यहाँ थी, अफ्रीकन प्लेट, और इसके साथ ये भारतीय प्लेट जुड़ी हुई थी। जब ये भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूट करके अलग हुई, टूट करके अलग होकर ये यूँ उत्तर पूर्व दिशा में जाती है और ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही थी। ये गति थी यूरेशियन प्लेट की, ठीक है। यूरेशियन प्लेट इस ओर आ रही थी और भारत वाली जो ये भारतीय प्लेट है वो इस तरफ आ रही थी। तो जो दोनों प्लेटों की आपस में गति हुई, इनके बीच में जो गति होने से जो वलन पड़ा, उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। खैर वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट थी, इसके साथ में भारतीय प्लेट जुड़ी हुई थी। भारतीय प्लेट जब अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई तभी ये ऊपर गई। तो कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी तो जो सहारा मरुस्थल था वो पूरा ऐसे था, मतलब यहाँ अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट में फैला हुआ था और ये भारतीय प्लेट में भी फैला हुआ था। तो जो अब आगे जाकर भारतीय प्लेट अलग हो गई, इसमें जो मरुस्थल अब आज के समय मौजूद है, जिसे हम थार का मरुस्थल बोल रहे हैं, तो वो विद्वान ये कहते हैं कि वो सहारा मरुस्थल का ही भाग है पुराने समय से। समझ गए? जो थार का मरुस्थल वो विद्वान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सहारा मरुस्थल का ही भाग है, क्योंकि ये भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से ही टूट कर आई है, ठीक है। ये था इसका पहला मत। अब दूसरा मत क्या है? दूसरे मत के बारे में आपने सुना होगा। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूरी पृथ्वी एक ही महान महाद्वीप थी, एक ही बड़ा ये पिंड था जिसे हमने पेंजिया नाम दिया था, पेंजिया, और इसके चारों ओर विशाल जल राशि थी जिसे हमने पेंथालासा कहा था, ठीक है। ये है पेंथालासा और ये है पेंजिया। उसके बाद इस पेंजिया में भी दो टुकड़े हो गए, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, और एक ऊपर वाला हिस्सा बन गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा बन गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये हम जानते हैं बात, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, ये सारा पेंथालासा। अब इसके बीच में ये जो सागर बना पानी आने से, इनके बीच में या चारों ओर जहाँ भी जो सागर बना उसको हमने टेथिस सागर नाम दिया था। तो जो टेथिस सागर आपने सुन रखा है, दूसरा मत ये कहता है कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसाद के जमा होने से हुई है। दूसरा मत ये कहता है कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, और यही मत ज़्यादा मान्य है, ज़्यादा मान्यता प्राप्त यही है, ऑथेंटिक मत यही है, जो इसी के पक्ष में हमें ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। ये कहते हैं कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल या प्रदेश की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसाद के जमा होने से हुई है। ये है दूसरा मत, और सर्वाधिक मान्य मत भी यही है, टेथिस सागर के अवसाद के जमा होने से हुई है। किस प्रकार से हुई है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये ध्यान रखना, टेथिस सागर के अवसाद से प्लीस्टोसिन युग में, प्लीस्टोसिन युग में टेथिस सागर के अवसाद के जमा होने से थार के मरुस्थल की, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। देखिए कैसे हुई है, ये समझाता हूँ मैं आपको किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये भारतीय प्लेट है, दक्षिण भारत वाला हिस्सा, कर्क रेखा के नीचे वाला सारा, ये भारतीय प्लेट है। इसमें ये जो क्षेत्र है ये थार के मरुस्थल का है, ठीक है। इसको एक बार छोड़िए, आप ऐसे समझिए। मैंने आपको बताया ना कि ये प्लेट यूँ ऊपर की तरफ गति कर रही थी ऐसे, और यूरेशियन प्लेट इधर से गति करती हुई आ रही थी। तो जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में गति करती हुई आ रही थी, जब इनमें टकराव हुआ तो इनके बीच में वलन पड़ने शुरू हो गए, ठीक है। वलन पड़े, और इस हिस्से में वलन पड़ने से भारत की पर्वत श्रृंखला हिमालय की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर ये देखते हैं आप सारा का सारा, तो ये यहाँ पर हिमालय बना, ये सारा हिमालय का क्षेत्र है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बीच में इनमें वलन पड़ा, वलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब वलन पड़ने के बाद ये वाला जो इसमें दरार बची, इस दरार में हिमालय से जो नदियाँ आएंगी, यहाँ से जो नदियाँ आई, उन नदियों के द्वारा यहाँ पर जमाव किया गया, उन नदियों के द्वारा इस भाग में जमाव किया गया, और इस भाग में जमाव करने से ये सारा का सारा भारतीय उत्तर का विशाल मैदान, जो भारतीय विभाजन में हम पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर जमाव होने से, हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा जमाव करने से इस भाग में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जो हम भारतीय ज्योग्राफी में पढ़ते हैं।
इसके बाद ये जो क्षेत्र बच गया, ये जो सारा क्षेत्र बचा, इस क्षेत्र में अब टेथिस सागर का जो देखिए, जो भारतीय प्लेट गति कर रही थी ये, और इधर से जो यूरेशियन प्लेट टकराई, तो इनके बीच में जो ये, इनके बीच में भी तो सागर मौजूद था, टेथिस सागर, इनके बीच में टेथिस सागर मौजूद था, क्योंकि सारी प्लेटें जब अलग अलग हुई टुकड़ा होकर के, तो इनके बीच में टेथिस सागर का पानी आ गया सारा का सारा। तो भारतीय प्लेट जो गति कर रही है और यूरेशियन प्लेट जो गति कर रही है, इनके बीच में टेथिस सागर का पानी तो है, दलदला पानी है, ये टेथिस सागर इनके बीच में मौजूद है। तो टेथिस सागर मौजूद होने से यहाँ पर अवलन पड़ के हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इससे निकलने वाली नदियों द्वारा जमाव करने से यहाँ पर उत्तर के मैदान का निर्माण हो गया। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ही पहले से, तो इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से पर टेथिस सागर का इस ओर जमाव होना शुरू हो गया, अवसाद का जमाव होना शुरू हो गया। इसी गोंडवाना लैंड के इस हिस्से पर टेथिस सागर का अवसाद जमना शुरू हो गया। समझ गए? टेथिस सागर का अवसाद जमना शुरू हो गया गोंडवाना लैंड के इस हिस्से पर। इस अवसाद के जमने से ही आज का हमारा जो वर्तमान मरुस्थल है, थार का मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई है, वो बना है। इस गोंडवाना लैंड पर ही जमाव जमा है। देखिए, जैसे ये गोंडवाना लैंड का नीचे की गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, इस गोंडवाना लैंड की चट्टानों पर ही टेथिस सागर का अवसाद जमा होने से वर्तमान मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। समझ गए? मतलब नीचे की जो स्ट्रक्चर है ना, वो गोंडवाना लैंड ही है, और उसके ऊपर सारा का सारा टेथिस सागर का अवसाद जमा है, उसके ऊपर सारा मरुस्थल बना है। मतलब हम यदि थार के मरुस्थल को खुदाई करें बहुत नीचे तक, तो नीचे जो चट्टानें आएंगी वो गोंडवाना लैंड की ही चट्टानें आएंगी। तो इस प्रकार से थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। अब इसकी उत्पत्ति के पक्ष में कुछ प्रमाण भी हैं जो ये बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति वास्तव में टेथिस सागर से ही हुई है, ये सहारा का भाग नहीं है। वो प्रमाण भी हम देख लेते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से ही हुई है। ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। आरएस मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है ये बातें। अब हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से ही क्यों हुई है, इसके पक्ष में क्या प्रमाण है। सबसे पहले तो यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार बहुत मिलते हैं। हमें पता है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम मौजूद है। तो पेट्रोलियम मौजूद होने का अर्थ यही है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, समुद्री जीवाश्म से ही। समुद्री जीवाश्म जब पृथ्वी में दब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उच्च ताप और उच्च दाब होने के कारण हाइड्रोकार्बन बनती है, उसी से फिर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार होने का मतलब है कि यहाँ पर समुद्री जीवाश्म रहे होंगे। समुद्री जीवाश्म रहे अर्थात समुद्र रहा होगा, मतलब टेथिस सागर रहा होगा। तो ये यही बात सिद्ध करता है कि यहाँ पर टेथिस सागर था, पेट्रोलियम का भंडार का होना। दूसरा, यहाँ पर बहुत ही खारे पानी की झीलें हैं। आपको पूरे थार के मरुस्थल में बहुत सारी खारे पानी की झीलें मिलेंगी। सांबर, डीडवाना, पचपदरा, रूणकरणसर, बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं, जिनको टेथिस सागर का ही हम एक प्रकार से अवशेष बोल सकते हैं। पूरा सागर अब नहीं बचा, कहीं कहीं उसके अवशेष के रूप में छोटी छोटी झीलें हैं जो कि खारे पानी की हैं। तो ये सागर का ही भाग है, अर्थात ये टेथिस सागर का ही हिस्सा रहा होगा। उसके बाद एक विशेष प्रकार की यहाँ पर चट्टान मिलती है जिसे बोलते हैं माइकोनिस्ट चट्टान। माइकोनिस्ट चट्टान क्या होती है? जो थार का मरुस्थल अपना है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर माइकोनिस्ट चट्टान मिलती है। जो विद्वान ये बोलते हैं कि जो ये थार का मरुस्थल ये सहारा का ही भाग है, तो यदि ये सहारा का ही भाग होता तो जैसी चट्टान यहाँ है वैसी की वैसी सहारा में भी होनी थी। लेकिन यहाँ पर माइकोनिस्ट प्रकार की चट्टानें मिलती हैं जो कि सहारा में नहीं मिलती हैं। इसका मतलब ये सहारा का भाग नहीं था। तो यहाँ पर माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है, सहारा में नहीं पाई जाती है। माइकोनिस्ट चट्टान यहाँ के जो खारे पानी की झीलें हैं, इनकी लवणता को बनाए रखती है, इनका खारापन बनाए रखती है, लवणता को बनाए रखती है कैपिलरी क्रिया के द्वारा, केशिकात्व क्रिया के द्वारा, माइकोनिस्ट चट्टानें। इसके बाद एक जैसलमेर में गांव सुना होगा आपने, कुलधरा गांव, भूतों प्रेतों वाला गांव है ये, और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन बनाने के कारण भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर
अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना कि इसकी उत्पत्ति कौन से काल में मानी गई है, तो वो मैंने आपको बताया था प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन काल में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। और कुलधरा गांव से इस प्लीस्टोसिन काल से भी पहले के, इससे भी पुराने मछली के अवशेष मिले हैं कुलधरा गांव से। प्लीस्टोसिन काल से भी पहले के मछली के अवशेष, मतलब थार के मरुस्थल की जिस समय उत्पत्ति हुई उससे पहले वहाँ पर क्या था, मछलियाँ थी। मछलियाँ होंगी तो मतलब समुद्र रहा होगा वहाँ पर, अर्थात यहाँ पर टेथिस सागर था, ये सहारा का भाग नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर, जब मैंने आपको बताया कि ये किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, उस थ्योरी में मैंने आपको बताया कि नीचे सारा का सारा सरफेस गोंडवाना लैंड का है, उसके ऊपर टेथिस सागर का अवसाद जमा हुआ, मलबा जमा हुआ, तलछट जमा हुआ, वो जमा होने से सारा का सारा रेत का विशाल सागर बना। ये थार का मरुस्थल बना गोंडवाना क्रम की चट्टानों के ऊपर। मतलब अगर नीचे से हम खुदाई करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें निकलनी चाहिए, तो वही यहाँ पर मिलती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है यहाँ पर। गोंडवाना चट्टानों का क्या तात्पर्य है? देखिए, भारत में वैसे तो सभी प्रकार का कोयला निकलता है, लेकिन जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है या फिर झारखंड छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकलता है। और जो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात वाला बेल्ट है ऊपर राजस्थान तक, वहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है। ठीक है, लिग्नाइट वाला बिटुमिनस से थोड़ा हल्का होता है, कम अच्छा होता है। तो यहाँ पर राजस्थान के थार के मरुस्थल में लिग्नाइट वाला कोयला निकलता है। लिग्नाइट वाला कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलता है, और राजस्थान में भी वही कोयला निकल रहा है, मतलब यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें रही होंगी। समझ गए? राजस्थान में वही कोयला निकल रहा है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकलता है, तो मतलब राजस्थान में गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। जो हमारे सारे पलाना, जालिपा, रानेड़ी, बड़सिंगसर, गिरल, कपूरडी, ये सभी जो लिग्नाइट कोयला के ही क्षेत्र है ये, तो लिग्नाइट कोयला यहाँ पर निकलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। इसके बाद एक आकल गांव सुना होगा आपने, जैसलमेर में आकल गांव। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर 8 करोड़ वर्ष पुराना, 8 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं। 8 करोड़ वर्ष पुराने। हिमालय की उत्पत्ति 5 करोड़ वर्ष प्राचीन मानी जाती है, जो कि फिर भी हम इसको नवीनतम वलित पर्वत बोलते हैं, लेकिन ये 5 करोड़ वर्ष प्राचीन है। और इस आकल गांव से 8 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं। मतलब इतने समय पहले यहाँ पर निश्चित रूप से कोई भी मरुस्थल नहीं था। पेड़ मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई मरुस्थल नहीं था, अर्थात ये सहारा का तो भाग नहीं हो सकता। तो ये निश्चित रूप से गोंडवाना क्रम का ही हिस्सा है। इसके ऊपर टेथिस सागर का अवसाद जमा होने से ही ये थार का मरुस्थल बना है। ये सारे के सारे इस बात के प्रमाण हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसाद के जमने से ही हुई है। ठीक है, समझ गए? ये हुई थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में। आरएएस मेंस की दृष्टि से ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे एग्जाम में शायद ना भी पूछे, ये कुछ फैक्ट्स पूछ सकते हैं, मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल का महत्व, कि थार के मरुस्थल का महत्व क्या है। महत्व की बात करते हैं। इसको भी हम 3 संदर्भ में देखेंगे, वैश्विक संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में और राजस्थान में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले विश्व के संदर्भ में देखते हैं कि थार के मरुस्थल का क्या महत्व है। तो विश्व के संदर्भ में यदि हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना यदि कहीं पर है तो वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में ही है। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना थार के मरुस्थल में ही है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। देखिए कैसे है। सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य की जो किरणें आती है, वो पृथ्वी पर सामान्यतः 1.93 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1.93 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1.93 कैलोरी ऊर्जा देती है, वो भी प्रति मिनट। अर्थात 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सूर्य से आने वाली किरणें सामान्यतः 1.93 कैलोरी ऊर्जा देती है हमें। ठीक है, यही मान थार के मरुस्थल में कितना है तो 2.1 कैलोरी है। देख लीजिए आप अंतर। थार के मरुस्थल में ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट 2.41 कैलोरी है, 2.41 कैलोरी। इतनी ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। अब दूसरी चीज़ इस पर निर्भर करती है कि यहाँ का धरातल कैसा है।
यहाँ के धरातल का नेचर कैसा है। यदि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया हो, बहुत सारे जंगल हो, पेड़ पौधे हो, तो जितनी भी प्रकाश आएगा वो सारा का सारा प्रकाश संश्लेषण में काम में आ जाएगा। और यदि ग्लेशियर हो, बर्फ़ हो, तो क्या होगा, सारा का सारा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, तो कोई भी ऊर्जा काम में नहीं आ सकेगी। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। थार के मरुस्थल में एकदम प्लेन कोरी चट्टानें हैं, तो ये चट्टानें क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विकिरणें उत्सर्जित करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये विकिरण निकालती है। ये इतनी ज़्यादा विकिरण निकालती है कि ऐसे लगता है कि जैसे सूर्य ऊपर से ना आकर के यहाँ से निकल रहा हो, इस चट्टानों से सूर्य निकल रहा हो। तो जोधपुर का जो अपना छित्र पत्थर है वो इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित करता है। तो ऐसे लगता है जैसे सूर्य इन चट्टानों से, इन पत्थरों से निकल रहा हो। इसी कारण जोधपुर को सूर्य नगरी भी बोलते हैं, सन सिटी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सौर ऊर्जा उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यही मैंने लिखा कि संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना थार के मरुस्थल में ही है। इसी कारण इसको विश्व शक्ति ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। थार के मरुस्थल को विश्व शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस इसको बोलते हैं। ये था इसका पहला महत्व विश्व संदर्भ में। दूसरे महत्व की बात करें तो जैव विविधता आप जानते होंगे क्या होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के, किसी एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कितने जीव जंतु रह रहे हैं। मनुष्य भी इसमें शामिल होते हैं, जंगली जानवर भी इसमें शामिल होते हैं, पक्षी, सब कुछ इसमें शामिल होता है। जैव विविधता, ये एक तो जैव विविधता होती है सामान्य क्षेत्र की, एक जैव विविधता होती है मरुस्थलीय क्षेत्र की। मतलब सभी मरुस्थलों को यदि हम एक साथ करें तो उनकी जैव विविधता देखें तो वो मरुस्थलीय जैव विविधता। तो मरुस्थलीय जैव विविधता में ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता वाला मरुस्थल है ये। थार का मरुस्थल जो है सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता इसमें पाई जाती है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि राजस्थान के 12 जिले इसमें काउंट होते हैं, जिनमें राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। तो इतना जनघनत्व विश्व के किसी और मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। सिर्फ मरुस्थलों की यदि हम बात करें तो इतना जनघनत्व किसी और मरुस्थल में नहीं है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल भी हो गया, सिर्फ मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो ये इसका कुछ महत्व है विश्व के संदर्भ में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना संपूर्ण विश्व में थार के मरुस्थल में ही है। और ये दो बातें और हैं। अब देखते हैं इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है। भारत के संदर्भ में महत्व देखते हैं। एक तो भारत में जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, पेट्रोलियम के भंडार वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं। ये जो क्षेत्र है सारा कोस्टल एरिया जो भारत का है, तटीय क्षेत्र, अब तटीय क्षेत्र, यहाँ पर सारे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। बसीन, मुंबई हाई और भी सारे हैं। तो जो ये सारे हैं ये पेट्रोलियम के भंडार अब तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन अब तटीय क्षेत्र के अलावा यदि कहीं पर पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं तो वो मैंने आपको बताया ना, राजस्थान के थार के मरुस्थल में मिलते हैं। ठीक है। तो अब तटीय क्षेत्र के अलावा पेट्रोलियम भंडार भारत में जो कहीं हैं वो थार के मरुस्थल में ही है। तो ये इसका भारत के संदर्भ में एक महत्व हुआ। दूसरा महत्व देखिए क्या है इसका भारत के संदर्भ में। ये दक्षिणी भारत, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, हमें पता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम सर्वाधिक सीधी किरणें चमकती हैं। 21 जून को सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कर्क रेखा पर चमकती है। तो यहाँ पर बहुत अधिक तापमान हो जाता है। बहुत अधिक तापमान होने के कारण जो ये क्षेत्र है सारा का सारा थार का मरुस्थल, इतना अधिक तापमान होने के कारण यहाँ की जो पवनें हैं वो ऊपर उठती है और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बहुत ही कम तापमान दाब हो जाता है यहाँ पर, वायु दाब बहुत कम हो जाता है, 996 रह जाता है सिर्फ। इतना कम दाब होने के कारण यहाँ से हिंद महासागर से जो मानसूनी पवनें ऊपर उठती है, इनको ये रीजन, ये गर्त आकर्षित करता है। इतने कम तापमान होने के कारण इतना कम तापमान ये दाब हो जाता है यहाँ पर कि हिंद महासागर से उठने वाली मानसूनी पवनों को ये आकर्षित करता है और भारत में वर्षा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। अब इतना कम तापमान होने के कारण 21 जून के आसपास ये भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। तो जो जितना जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा भी होगा। तो इसके बाद ये जब सितंबर अक्टूबर में जब यहाँ का क्षेत्र ठंडा हो जाता है तो ये उच्च दाब क्रिएट करता है। अब हाई प्रेशर क्रिएट करता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण जब मानसून लौटता है
तो उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है मानसून के लौटाने में, मानसून का प्रत्यावर्तन जिसे हम बोलते हैं। तो ये पहले मानसून को आकर्षित करके फिर मानसून को लौटा करके दोनों कामों में महत्वपूर्ण भूमिका है थार के मरुस्थल की। तो ये भारतीय मानसून को नियमित करने का कार्य करता है, भारतीय मानसून को रेगुलेट करता है पूरी तरह से, यही आकर्षित करता है, यही इसको वापस लौटाता है। तो भारतीय मानसून को नियमित करने का काम करता है। ये हुए इसके थार के मरुस्थल के भारतीय संदर्भ में महत्व, कि भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। अब देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा थार के मरुस्थल में होता है राजस्थान में। तो सबसे पहला तो ऊर्जा में, चाहे फिर वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, पेट्रोलियम हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबसे ज़्यादा राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन थार के मरुस्थल में ही होता है। दूसरा, यहाँ पर अधात्विक खनिजों के भी बहुत भंडार है। धात्विक खनिज जितने भी हैं वो सारे के सारे अरावली क्षेत्र में मिलते हैं, और अधात्विक खनिज राजस्थान में थार के मरुस्थल में मिलते हैं। जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर स्टील ग्रेड का भी मिलता है यहाँ पर, सबसे बेस्ट किस्म का होता है वो, खनिजों में पढ़ेंगे हम। तो अधात्विक खनिज का भंडार है ये। इसके अलावा अब यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर भी आ गई है, आपको पता है, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के कारण इस क्षेत्र में अब कृषि भी बहुत अधिक होने लगी है। तो कृषि में भी ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, काफ़ी इसका योगदान रहता है। तो इंदिरा गांधी नहर के आ जाने के बाद, तो ये था इसका राजस्थान के संदर्भ में महत्व। ये सारी चर्चा हमने की, RAS एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थार के मरुस्थल का क्या महत्व होता है और थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके पक्ष में क्या प्रमाण है, ये सारी बातें RAS एग्ज़ाम की मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद रखनी है। हमने देखा थार के मरुस्थल का महत्व विश्व संदर्भ में, भारत संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। उससे पहले हमने देखा थार के मरुस्थल की उत्पत्ति, कुछ एक फैक्ट्स देखे, सामान्य इसका वर्गीकरण देखा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।